हाँ, इधर ध्यान दें। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं IR पे, और ये पेपर सेकेंड में देखिए, पेपर सेकेंड में यूनिट नंबर 17, 18, 19, 20 तक यही है। यूनिट 17 क्या कहता है? कहता है भारत के, नोट भी कर लें, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये आपका सिलेबस भी है। और यूनिट 18 कहता है भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर के समूहों में योगदान व संबंध। ठीक है। इधर हो जाएगा, उससे नीचे रखती रहे, नीचे दो डबलती रहे, उधर से सबसे कर लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, इससे नोट करिए जरा, इससे एक पेज आगे पीछे नहीं, उस पे नहीं, नोट करिए। यूनिट नंबर 17, कोई बात नहीं, नहीं आएगा, छोड़ो। यूनिट नंबर 17, यूनिट 17 क्या कहता है? एक मिनट, 5वां पेज नहीं, पहला पेज है। यूनिट 17 क्या कहता है? ठीक है, देखिए, भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ठीक है। और यहीं पर आपको यूनिट नंबर 18 क्या कहता है? भारत का द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, विश्व स्तर के समूहों के साथ संबंध। ठीक है। के साथ संबंध है। अगला नोट करें, यूनिट नंबर 19 क्या कहता है? यूनिट नंबर 19 कहता है भारत का विकसित व विकासशील देशों के साथ संबंध व प्रवासी भारतीय। ठीक है, प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय नोट कर लिया। ठीक है, एक नजर से फिर से चलाना पड़ेगा। इससे करना हैंड सर्कल ऊपर
प्रवासी भारतीय कारण सर है आप दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, इसलिए वो तब तक काम करेगा जब तक उसको यूज करोगे। यहाँ कोई पेन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय यूनिट कितना हो गया? 19 फिर लिखे यूनिट नंबर 20। वो साइड वाला सर उठा लो, मार्क जो दिखा रहा नीचे नीचे से सेकंड। अरे रुक जाओ, पहले ये सब लोग खुद चला रहे थे अपना। कौन सा? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। माय व्यू बोर्ड इंटरनेट से चलेगा। डन। देखिए यूनिट नंबर 20 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय 20 लिखे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन कामा संस्थान में भारत का योगदान। ठीक है, ये आपकी यूनिट है सभी। हाँ, ये येलो वाला सर सिलेक्ट करो ना। ठीक है। तुम सोनू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। क्या सोनू? ये येलो वाला तो यही है। सही बात है, बस इससे ज़्यादा बेटर, ठीक है। इससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगी। हाँ देखिए, अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया। ठीक है, एक शब्द आ जाता है राष्ट्र, इधर एक शब्द आ जाता है राष्ट्र। राष्ट्र आपके सामने दो राष्ट्र नजर आते हैं। अगर आप बात करें एक तो यूएसए और एक बात करें तो भारत। तो इसमें ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आनी आएंगी सारी। हाँ, सब कुछ आ जाएगा इतने में, जो हमने तुम्हें यूनिट 17, 18, 19, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब जरा समझने थोड़ा आज पहुंच जाए हम वहाँ तक जो तुम्हें समझाना चाहते हैं। कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे तुम्हारे सामने दो देश हैं, इधर दो देश हैं। ठीक है, एक अमेरिका है, एक भारत है। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये अपना इंडिया, प्यारा भारत। ठीक है, अंतर क्या है? अगर दोनों में अंतर देखें, इधर इस पर भी शासन करने वाले कौन है? अंग्रेज। यहाँ भी शासन करने वाले कौन है? अंग्रेज। दोनों जगह अंग्रेज शासन करने वाले हैं। यहाँ के लोग, यहाँ जो ये यूएसए है, अमेरिका है, मानो आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। समझिए जरा, आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ लोग यूरोप से जो भागे, भाई यूरोप, पुर्तगाल, इंग्लैंड की बात करें, यहाँ से जो अन्य धर्म को मानने वाले थे, जो ईसाई नहीं थे, ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो यहाँ से भागे और कहाँ पर पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। जैसे हमारे यहाँ, सुनो खाली थोड़ी देर के लिए सुनोगे
तुम रेड इंडियन बोलोगे तो हमको फिर उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करेंगे फिर हमें दिक्कत होगी, टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कोई शब्द यूज न करो, बाद में बताएंगे। ठीक है, इधर यहाँ से लोग इधर यूरोप से जैसे जो पनिशमेंट अभी तुम्हें काला पानी की सज़ा होती थी, ठीक है, लोग क्या करते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज देते थे। ठीक है, यहाँ से यूरोप से लोग कहाँ जाते थे, अमेरिका गए। ठीक है, भाई इंग्लैंड से निकले, पुर्तगाल से निकले, सब कहाँ पहुँचे, अमेरिका पहुँचे। अमेरिका में उन्होंने कहा क्या है, हम कैसे हैं, हमने क्या किया है, हम सब मिलकर के एक नया अमेरिका बनाते हैं। समझ गए, हम सब मिलकर के एक नया अमेरिका बनाते हैं। यहाँ की सोच सबकी कैसी है, एकजुट होने की, एक अमेरिका। यहाँ पर अगर धार्मिकता की फाउंडेशन देखें तो धार्मिकता की फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, आप आज़ाद हुए, इधर आज़ाद हुए, और जैसे ही आप आज़ाद हुए इधर आप क्या हैं, जरा समझे, आप बंगाली हैं, आप बंगाली हैं, आप मद्रासी हैं, आप मराठी हैं, ठीक है, आप तमिल हैं, ठीक है, आप हिंदी भाषी लोग हैं। आप बताइए इनका कल्चर अलग है कि नहीं है, इनका कल्चर अलग है कि नहीं है, इधर वो अखिलेश राणा, इनका कल्चर अलग है कि नहीं है, इनका कल्चर अलग है, इनका अलग है, इनका पहनावा भी अलग है। आपको अपने यहाँ भी जो है स्वतंत्रता दिवस के, वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकी देखने को मिली होगी, सबका अलग एक झलक नजर आई होगी। यहाँ हमारे यहाँ क्या मिलता है देखने के लिए, हमारे यहाँ क्या कहते हो, हमारे यहाँ कहते हो विविधता में एकता नजर आती है। भाई है कि नहीं विविधता में एकता, क्या ये विविधता में एकता यहाँ है, यहाँ तो यहाँ सिर्फ कह सकते हो क्या एकता नजर आती है। क्या ऐसा विश्व जगत में कोई देश मिलता है जहाँ पर जाओ ना, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, सरकार क्या कहती है कि तुम अपनी भाषा ना बोलो, रोकती है सरकार, रोकती है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग ना करें। ठीक है, सरकार बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती कि नहीं देती है। तो ये एक हमारे यहाँ जो राष्ट्र का रूप है, जो अमेरिका में राष्ट्र का रूप है, दोनों जगह अलग अलग है। विश्व जगत में ये समझा जाता है कि भारत जैसा देश होना बड़े गर्व की बात है, सबको लेकर के चलना बड़े गर्व की बात है। भाई गर्व की बात इसलिए है, बंगाली जाओ ना, अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे देखिए छोटा सा उदाहरण इसी पर लेते हैं। इधर भाई एक पश्चिमी पाक बना, ठीक है, और यहाँ पर एक पूर्वी पाक बना, बने कि नहीं, दो पाकिस्तान बने, दो पाकिस्तान बने। यहाँ का जो रहन सहन है अलग है, यहाँ का जो रहन सहन भाषा है वो अलग है, यहाँ का जो परिधान है भाषा उर्दू है, और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, बांग्ला है। यहाँ की भाषा क्या है, बांग्ला है। क्या ये रह सके, एडजस्ट हो सके, नहीं हो सके। क्या देखने को मिलता, अलग अलग हो गए। ये क्या बन गया बताओ, ये भाई बांग्लादेश बन गया। कहने का मतलब ये अलगाव रह नहीं सके विश्व में, और हमारा एक ऐसा देश जो आज़ादी से अब तक क्या है, बना हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ एक बढ़िया सी झलक नजर आती है, विविधता में एकता।
नजर आती कि नहीं है? तो हम जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के कॉन्सेप्ट जो है वो दो कॉन्सेप्ट है, एक परंपरागत है, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है, और एक आज आधुनिक कॉन्सेप्ट है। जो परंपरागत कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, लिखें, राष्ट्र का परंपरागत कॉन्सेप्ट, राष्ट्र का परंपरागत कॉन्सेप्ट। कल हमने 3 बातों पर चर्चा की थी, एक भीड़ पर बात की थी, एक समूह पर बात कही थी, और एक क्या, समुदाय। ठीक है, परंपरागत कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब कोई सामुदायिक चेतना, जब कोई सामुदायिक चेतना जब कोई सामुदायिक चेतना धर्म कामा भाषा या रक्त संबंधों के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ जाए, तो क्या बन जाता है, राष्ट्र बन जाएगा। इधर तो क्या कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे। ठीक है, जैसे इधर इधर जैसे देखिए, जैसे क्या है, हमने कहा कोई धर्म, भाषा या रक्त संबंध के आधार पर जो सामुदायिक चेतना भौगोलिक क्षेत्र का रूप धारण कर ले तो क्या है, वो एक राष्ट्र है। जैसे राष्ट्र में क्या कर दे, जैसे हम ले ले जर्मनी, भाई जर्मनी धर्म विशेष है कि नहीं, हम ले ले फ्रांस, क्या है, धर्म विशेष है कि नहीं, हम क्या ले ले, इंग्लैंड, क्या है, धर्म विशेष है, पाकिस्तान है, क्या धर्म विशेष ही तो है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी लिख लें, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि। ठीक है, ठीक है, अब जरा अब लिखे आधुनिक कॉन्सेप्ट, लिखे आधुनिक कॉन्सेप्ट, आधुनिक विचार। लिखे जब कोई सामुदायिक चेतना, जब कोई सामुदायिक चेतना ऐतिहासिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत, साझा संस्कृति, साझा परंपरा, साझा संस्कृति, साझा परंपरा, ठीक है, साझा भविष्य की आकांक्षाओं, साझा भविष्य की आकांक्षाओं को भौगोलिक रूप मिल जाता है तो वह आधुनिक राष्ट्र। तो वह एक आधुनिक राष्ट्र है। अब ये इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, भारत है। इसका उदाहरण क्या है, भारत है। अब भारत में देखो हमारे यहाँ क्या ऐतिहासिक विरासत, इधर हमारे यहाँ क्या ऐतिहासिक विरासत क्या है, साझा संस्कृति है, भाई सबकी संस्कृतियों के सम्मान है, साझा परंपराएं हैं, ठीक है, हमारे यहाँ साझा भविष्य है कि नहीं है, तो उस भविष्य की आकांक्षाएं, तो ऐसा देश क्या है, भारत है। ठीक है, ऐसा देश क्या है, भारत है। यहाँ पर आपको दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक जगह आप यूएसए लिख लें, एक जगह आप क्या लिख लें, भारत। ठीक है, जो यूएसए में आए, कहाँ से आए ज्यादातर लोग, ठीक है, यूरोप के विभिन्न देशों से आए,
इधर अपनी पहचान छोड़ छोड़ करके आए, अपनी पहचान छोड़ करके आए, बोले नई जिंदगी जीते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी नई पहचान बनाई। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सब एक हैं, ठीक है, सबका साझा विकास है, सबके साझे उद्देश्य हैं, सबकी साझा संस्कृति है। बांग्ला अलग तरीके से चलता, मराठी अलग तरीके से चलता, गुजराती अलग तरीके से चलता, और हम सब देश के लिए एक हैं। हमारे यहाँ क्या है, अनेक हैं फिर भी एक हैं, और यहाँ सब क्या है, एक है। समझ रहे हैं, यहाँ सब क्या है, एक है। ठीक है, क्लियर। एक शब्द आता है संरक्षित राष्ट्र। अगला कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए, संरक्षित राष्ट्र। संरक्षित राष्ट्र जरा बता रहे हैं राणा, संरक्षित राष्ट्र क्या है? जैसे दक्षिण कोरिया, जापान। दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, जापान। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राणा का सब्जेक्ट है, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं। हाँ राणा बताओ, संरक्षित राष्ट्र क्या है? नहीं बताया, भूल गया। हाँ बताओ, सही बोल रहे हो। संरक्षित राष्ट्र अमेरिका के द्वारा संरक्षण जैसे किया जाता, बाहरी देशों के द्वारा। अरे अमेरिका क्यों जा रहे हो, अपना बताओ तुम। संरक्षित राष्ट्र भूटान। हाँ भूटान किसने बताया, वेरी गुड, भूटान। अब आप मत बताओ, अब तो तुमने किसी दूसरे का एक्सप्लेन कर सकते हो, पहले अवसर देंगे, अभी घबराओ मत, फिर अब बताएंगे। ठीक है, जैसे भारत का संरक्षित राष्ट्र, भारत के द्वारा संरक्षित क्या है, भूटान। ठीक है, हाँ भूटान है। हमने क्या किया, जरा इसमें भी सुन ले, संरक्षित में भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ 1949 में, ठीक है, कहाँ, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में एक समझौता हुआ, समझौता हुआ, ठीक है, हुआ। अब इस समझौते किसके बीच में, भारत और भूटान। और इसमें संरक्षित राष्ट्र पता क्या करते हैं, अपना एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा करवाते हैं, ठीक है, जिस राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब IR उसे दे देते हैं एक तरीके से। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पर प्रभाव किसका रहेगा, भारत का रहेगा। ठीक है, लेकिन संरक्षित राष्ट्र वह राष्ट्र होते हैं, संरक्षित राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जो अपनी विदेश नीति किसी अमुक देश के सुपुर्द कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं, अमुक देश के सुपुर्द कर देते हैं। जैसे 1949 में दार्जिलिंग समझौता, जैसे 1949 में दार्जिलिंग समझौता हुआ, और इस समझौते के द्वारा भूटान की विदेश नीति पर निर्णय, भूटान की विदेश नीति पर निर्णय भारत करेगा। ठीक है, भूटान की विदेश नीति पर निर्णय कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, भूटान की विदेश नीति पर निर्णय कौन करेगा, भारत करेगा। अच्छा, अब जैसे हमारी पॉलिसी क्या है इधर, अगर भूटान चाइना के साथ बात करना चाहे तो हम उसे दखल नहीं करते हैं। हम तो कहते भाई आप फ्री रहिए, किसी के साथ, जापान के साथ व्यापार करना चाहता है। हमारा मामला कैसा है, हम एक तरीके सॉफ्ट कंट्री रहते हैं। ठीक है,
अब ऐसा नहीं हम कड़े प्रतिबंध लगा दें कि तुम किसी से मिल नहीं सकते हो, किसी से बोल नहीं सकते हो, ऐसे हमारे कोई दायित्व नहीं। बिग ब्रदर पॉलिसी। हाँ, बिग ब्रदर पॉलिसी, ठीक है, बड़े भाई के तरीके से हम उसके साथ आते हैं। हाँ बताओ। हाँ नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पर हम ऐसे नहीं है कि हम जबरदस्ती कहें कि तुम ऐसा ऐसा कार्य करो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण अभी आए जापान। जापान के बाद में आपने क्या बोला था, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये ऐसे देश हैं, ठीक है, अब यहीं तक रह लो। जापान में से है, जापान पर क्या है, पूरा अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की आर्मी है, ठीक है, इन्हें सुरक्षा व्यवस्था देती है, इनकी भी सुरक्षा, उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम सब कुछ वहीं फाइटर जेट वगैरह सब कुछ तैनात करके रखे हैं, ठीक है। ये इन्हीं के प्रभाव में रहेंगे, किसके, अमेरिका के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे देश क्या कह सकते हो, संरक्षित राष्ट्र कह सकते हो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आता है दुष्ट राष्ट्र, बोलो राणा। जैसे दुष्ट राष्ट्र, अरे तुम चुप हो जाओ एक मिनट, थोड़ा सब्र रखो। दुष्ट राष्ट्र, हाँ राणा, क्या, उत्तर कोरिया। अच्छा, दुष्ट राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कौन देता है, ठीक है। दुष्ट राष्ट्र का विचार यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का है, और इसमें किसको देते हैं, जैसे उत्तर कोरिया का, ठीक है, जैसे ईरान। अब ये क्या करते हैं, ये करते क्या है, हथियार भी प्राप्त करने की चाहत है इनके अंतर्गत, और इनके अंतर्गत क्या देखते हो आप, ये साथ साथ आतंकवाद को भी ऐसे देश क्या करते हैं, बढ़ावा ही देते हैं। हाँ, पाकिस्तान को भी कह सकते हो, ठीक है, पर पाकिस्तान इतना नहीं, देखो इधर पाकिस्तान इतना ही नहीं, आपके साथ में मतभेद है, ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे कि डीप पढ़ेंगे, ठीक है। हम तो केवल अभी भूमिका में लगे हैं कि ऐसा न हो फिर आपको वो समझ में ना आए टॉपिक, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में क्या आपके द्वारा कहा गया है स्टेटमेंट है, ज्यादातर लोग कहें कि ये गलत है, इधर तुम्हारे पास में अनिल बैठे, गलत है, तुम अकेले चिल्ला रही हो, दुष्ट है। बांग्लादेश से कहलवाओ दुष्ट है, कहेगा, बोलो आज बांग्लादेश कहेगा, इधर अफगानिस्तान कहेगा उसका पड़ोसी, अब कह देगा, ठीक है, इधर अच्छा ईरान से कहलवाओ, कह देगा, नहीं कहेगा, ठीक है। चीन कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं सब लोग। तो पता है जब ज्यादातर लोग कहे, और अमेरिका, अब जैसे जैसे कहते हो, इधर एक मिनट, जैसे तुम कहते हो मैं विश्व गुरु हूं, कहते हो विश्व गुरु, इधर जरा समझो विश्व गुरु का मतलब क्या है, अब कर लो, अच्छा यही पर जरा समझो, यहाँ पर जरा बड़ा चर्चा का विषय है विश्व गुरु। विश्व गुरु का मतलब क्या है, अब विश्व गुरु है, इधर नहीं, इधर आप कहते हो हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु का मतलब क्या है, अरे देश तुम हो ना, तुम कहो हम विश्व गुरु हैं, क्या मतलब है, मतलब मध्यस्थता के माध्यम, सहनशीलता के आधार पर देश का समर्थन या साथ में चलना, सबके साथ सबका विकास। कह सकते हैं कि हर चीज में हम सबसे आगे हैं। हर चीज में क्या आप हर चीज में आगे हैं? अच्छा एक मिनट, टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, क्या आप सब में आगे हैं? एक लोग बोलो तो उसके उत्तर दिए जा सके। तुम्हें कितनी बार हमने मना किया, क्या ये हमारी क्लास के अलावा किसी अन्य क्लास में ऐसे बोलते हैं? अगर एक लोग बोलोगे तब तो जवाब होगा, अगर एक लोग बोलोगे तो उसके क्वेश्चन का टीचर जवाब देगा। अब एक ने कहा उसका जवाब तब तक तुमने फिर फायर कर दिया। एक थोड़ा अवसर दो, इधर पर्याप्त समय मिलेगा। हाँ पर्याप्त, हम तुम्ही से, जैसे विश्व गुरु है, तुम्हें बताओ क्या आप विश्व गुरु है भारत? हम मानते हैं, है नहीं है ये तो हमारी मानता। एक मिनट यही पर हम मानते हैं,
है नहीं, दोनों बातें अलग है। आप मानते हैं पर है नहीं। हम मानते हैं लेकिन विश्व के देश थोड़ी ना एक्सेप्ट करते सभी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबकी विकास जैसे किसी भी देश की ना पहले अटैक की ना विस्तारवादी ना कुछ है सबकी मतलब आप विस्तारवादी क्या होंगे? इधर आप विस्तारवादी क्या होंगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं? विस्तार क्या करेंगे? अच्छा इधर एक मिनट इधर हमारी तरफ ध्यान दो। आप विस्तारवादी नहीं है, आपके पास जब कुछ होगा तभी तो विस्तार करोगे। पाकिस्तान के पास भी तो नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है, वो भी तो हमारे पीओ के लिए बैठा है ना, ये हमारी नहीं। इधर गुरु का मतलब होता क्या है? फिर तुम सब शब्द में नहीं पहुंचे। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक। इधर गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला, मार्गदर्शन दिखाए, वही तो गुरु है। गुरु का मतलब तानाशाह न बन जाना। इधर गुरु का मतलब क्या है? तानाशाह न होना। गुरु का मतलब है मार्गदर्शन करना। क्या आप चाहते हैं हम विश्व का मार्गदर्शन करें, पर वर्तमान समय मार्गदर्शन कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, तुम्हारे गांव में कोई पंचायत होती, कुछ भी होती है, तुम्हारा महत्व उसमें कितना है? नाम मात्र का। तो तुम तो चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते हो? तुम तो चाहते हो जो भी हो सब हमसे पूछ के हो। गांव में एक कीट लगे तो वो भी हमसे पूछी जाए। वो अगर पूछी जाती है तो आप क्या है? गांव के पावरफुल है। और ये स्थान अगर देखिए वर्तमान समय में किसके पास है? यूएसए के पास में है। अच्छा बात कब मानी जाएगी तुम्हारी? बात कब मानी जाएगी? बात भैया तभी मानी जाएगी तुम्हारी जब तुम शक्ति में हो, जब तुम अर्थ में हो, पैसा भी, मनी भी हो, सैन्य शक्ति भी हो, ठीक है, इधर तकनीक में भी हो, ठीक है, सैन्य में भी हो, तभी तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। नहीं तो कोई तुम्हारी बात मानेगा क्या? ये बस की नहीं है। अब हम सोच रहे गांव का एक व्यक्ति, इधर गांव का एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सब चले हमारे अनुसार। तुम्हारे कहने से कुछ चल सकता है? बताओ। तुम मान लो अभी शादी हो जाए, ठीक है, कल्पना करो एक साड़ू कमजोर है, वो कहता अरे फिर साड़ू के लड़के की शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी। क्या हो जाएगी मर्जी से? सब जब ये शक्ति पावर बोलता है, पैसा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बढ़िया सब कुछ है, वो जाता है, पैसा है, हाँ, जिधर खड़ा होता है भाई ये थोड़ा कार्यक्रम अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे डेकोरेट करो, बात उसकी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इधर बहुत सी बातें हैं। हमने बात की दुष्ट राज्य पे, बात कर ली। अब बात होती है युद्ध होता है, युद्ध। इधर युद्ध, ठीक है, इधर युद्ध कब लड़ा जाता है? युद्ध कब लड़ते हैं? मतलब क्या? हाँ तो क्या मतलब? ये साथ रहो। हाँ बताओ। जो आपकी नहीं मेंटल आपका जो माइंड होता है काम करता है तब मतलब बहुत शांत आती है। जब पार्टिस में काम करना कम जाती है तब बहुत शांत आती है। ये मतलब कौन बोलना चाहता है? हाँ कोड लिखा हुआ है। हाँ देखो कोड लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सही तब तो जैसे कि इंडिया है वो उस पर अगर कोई दूसरा देश कब्जा करना चाहे तो ऐसी स्थिति में फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है। तुम विश्व जगत को क्यों छोड़ते हो? विश्व जगत को क्यों देख करके बोलते हो? तुम दो लोगों में बोलो ना। कुछ लोग, एक मिनट, हाँ सी बोलो। राजनीति जो है ये रक्तहीन युद्ध है, और युद्ध है वो युद्ध सहित, मतलब राजनीति सहित युद्ध वो है। एक प्रोटेक्शन लिखा है, राजनीति जो है, हाँ अभी बताएंगे, राजनीति है ये रक्तहीन युद्ध है,
और युद्ध रक्त सहित राजनीति है। हाँ अच्छा जरा समझिए इधर इधर हाँ अरे युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये है कि सामने वाला प्रमुख व्यक्ति जो है हमारे मन के मुताबिक नहीं चल रहा है, जो हमें चाहिए वो मान नहीं है, बस बात मानने की बात होती है। पॉलिटिक्स से राइट होगी, पॉलिटिक्स से राइट हाँ, बस यही है। हमने जो कोटेशन दिया है, जो मतलब बताया उसका बहुत मतलब विस्तार है, बस समझ पाओ। ठीक है राणा तुम बोलोगे कुछ? सही है हाँ बोलो। जब हमारी सामरिक शक्ति यानी हमारी जो सुरक्षा को खतरा होगा तब, और दूसरा जो आर्थिक रूप से यानी आर्थिक रूप से सदस्य होंगे या हम किसी विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं तब युद्ध का विस्तार होता है। हाँ जरा आप देख लो इधर देख लो। देखिए मैंने कहा दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के, तीन प्रकार के लोग होते हैं। जैसे अगर बात करें जो कोई हल्का सा लड़ाई झगड़ा होता है एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लड़ाई झगड़े में शांत बने रहते हैं, कहते क्या करोगे लड़ाई झगड़े की, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हार्ड पावर कंट्री है, एक सॉफ्ट पावर कंट्री है। एक कैसी कंट्री है, एक जरा हेलो हाँ पापा वो वहाँ बंधा है तेरा लो वहाँ से चलेगा ना, तो एक जगह बंधा हुआ है, बंधा हुआ है हाँ अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ इधर इधर समझो, इधर एक हार्ड पावर कंट्री है और एक सॉफ्ट पावर कंट्री है। कंट्री दो प्रकार की, एक हार्ड पावर कंट्री है, एक सॉफ्ट पावर कंट्री है। अगर हार्ड पावर कंट्री को लगता है लाभ ज्यादा है हानि कम है, ठीक है, तो क्या किया जाए, तो क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ठीक है। इधर इधर अगर लगता है लाभ ज्यादा है, देखो कोई भी काम किया जाता है बड़ा सोच समझ के किया जाता है, चाहे देश करे या व्यक्ति करे। तुमको लगता है उसकी जमीन पर कब्जा कर ले उससे बेनिफिट है, तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास पैसा है, आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति है, राजनीतिक क्षेत्र तुम्हारी पकड़ है, तुम क्या हो, क्या व्यक्ति हो गए, हार्ड पावर पर्सन हो गए। और अगर सॉफ्ट पावर में कैसे हो गए, तुमने कमाया खाया रहे, ज़्यादा पैसा नहीं है, तुमने कहा इस ज़मीन में अगर हम बीच में पड़े ना तो कोर्ट केस में क्या मिलेगा हमको, अगर हम जीत भी गए तो 1 बीघे खेत मिलेगा, 1 बीघे की कीमत क्या है, ठीक है, 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, और 3 लाख मिलेगा कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, और जाएगा हमारे पास से कितना, ठीक है, 10 लाख चला जाएगा। अगर मामला जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तब क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा है भैया, समझौता कर लो, ठीक है। तुम्हारे विचार कैसे होंगे, तुम एक सॉफ्ट पावर कंट्री की तरीके से बात करोगे, और वो जो पैसे वाला है ना वो क्या करेगा, हार्ड पावर कंट्री, अरे कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट तक देख लेंगे, ठीक है, समझ गए। व्यक्ति समझो, इधर व्यक्ति कितने प्रकार के हो गए, इसके अनुसार 2 प्रकार की कंट्री है, कितनी, 2 प्रकार की। ये देखा इसने क्या मिल रहा है हमको, लाभ, ठीक है, अटैक कर दो। और जिसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है वो क्या करते हैं, कहते कोई बात नहीं समझौता कर लिया जाएगा। इधर भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ भूभाग कब्जा कर लिया, ठीक है, इधर क्या नेहरू जी ने कहा ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन में चला जाएगा। आज भी वो क्षेत्र उन्हीं के पास में है, ठीक है। कैसे हमारे विचार थे, सॉफ्ट पावर कंट्री थे, कैसे विचार थे, सॉफ्ट पावर कंट्री के विचार थे। अच्छा अभी देख लो, रसिया ने क्या किया, यूक्रेन के कुछ भाग पर अटैक किया, कब्जा भी कर लिया, ठीक है। अगर लीगल तरीके से देखें क्या ये सही है, गलत है, गलत तरीका है, ये क्या दिखा रहा है, हार्ड पावर कंट्री, ठीक है। सॉफ्ट पावर कंट्री और हार्ड पावर कंट्री, युद्ध सदैव किसके लिए होता है, लाभ के लिए होता है। और कोई भी देश है
वो देश ये समझता है इस युद्ध से मुझे बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इस युद्ध से बेनिफिट नहीं होने वाला है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, कूटनीति का सहारा लेता है, ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, कूटनीति का सहारा लेता है, ठीक है, कहता है हम बात करके मामला क्या कर लेंगे, सुलझा लेंगे, चाइना के साथ चल रहा है, ठीक है, हाँ, बात करके हम मामला क्या कर लेंगे, सुलझा लेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। उसे पता है लड़ने से हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। पुर्तगालियों ने उसका विवाह कर दिया। अरे बात उसका नहीं था सर, होती है बात, वही बताया था आपने। क्या भैया? हमने कहा था ना, जब वापस काम नहीं होता कभी हाँ। बात छोड़ जाती है, ठीक है, इधर सॉफ्ट पावर कंट्री बारे में हमने चर्चा कर ली और हार्ड पावर कंट्री के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। पहले हम तो सबकी विदेश नीति एक कॉमन चर्चा करेंगे, भारत के विषय में फिर बाद में आएंगे। हम बात करते हैं विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या है, इधर केशर, विदेश नीति क्या है? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, हमारा अन्य देश के साथ जो व्यवहार है वही क्या है, विदेश नीति, ठीक है। अगर सीधे कम शब्दों में कहें, अन्य देश के साथ व्यवहार, अन्य देश के साथ जो हमारा व्यवहार है वही क्या है, हमारी विदेश नीति है। अन्य देश के साथ, चाहे नेपाल हो या भूटान हो, ठीक है। अब ये व्यवहार कैसा भी हो सकता है, व्यवहार कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, अभी टेक्नोलॉजी बात करेंगे, नकारात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। व्यवहार कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अच्छा, अन्य देश के साथ आप व्यवहार करते किस आधार पे हैं? हमारे लाभों के आधार पर, हमारी आवश्यकता क्या है? देखिए, विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपना हित है, राष्ट्र हित है। जरा समझ ले, इधर विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रहित। मुख्य उद्देश्य हमारा राष्ट्रहित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रहित है। और राष्ट्रहित के लिए, इधर राष्ट्रहित के लिए अगर हम बात करें, हम क्या आदर्श को महत्व देंगे या राष्ट्रहित को महत्व देंगे? आदर्श को महत्व देंगे या राष्ट्रहित को महत्व देंगे? इधर पीछे, इधर चलो समझ लो, इधर पीछे बात मत करो। अतुल तुम इधर आओ, इधर बैठो करके, ठीक है। अब चर्चा मत करना, नहीं तो सोच लेना। इधर उद्देश्य के लिए कि समझ में नहीं आएगा फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने से। उद्देश्य के लिए क्या हम आदर्शवादी बने रहेंगे या राष्ट्र को महत्व देंगे? राष्ट्रहित को कोई उदाहरण? जैसे हमारा आदर्शवादी मतलब ये सुनने पढ़ने में अच्छा लगता है, मगर ज्यादा होने से उसको बनने से कोई फायदा नहीं, आदर्शवादी ना। हाँ, और कुछ तुम? आदर्शवादी हम इसलिए नहीं हमें, जैसे कि हमारे अभी हमें टेक्नोलॉजी, अरे हम कहते हैं इसमें कुछ बताओ। जैसे कि राष्ट्र हित में क्या कर रहे थे, जैसे हमारा आदर्श को छोड़कर हम क्या करते हैं, रसिया से फिर भी हम तेल खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये उदाहरण, ठीक है। अब समझिए, इधर आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद यही तो कहता है, इस समय रूस ने क्या किया है, यूक्रेन पे अटैक किया है भाई, यूक्रेन पे अटैक किया है, हमें निंदा करनी चाहिए और रूस के उन कदमों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे वो और यूक्रेन पर अटैक करे। बढ़ावा देना चाहिए? नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हमें रूस को, जैसे अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है,
हमें भी क्या करना चाहिए, उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहिए। आदर्शवाद है। हम क्या करते, राष्ट्रहित हमारा क्या है भाई, हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम ले रहे हैं। ये क्या है, हमने इसको महत्व तो नहीं दिया, हमने इसे मैंने महत्व दिया, राष्ट्रहित को महत्व दिया। ठीक है, हमने कहा सकारात्मक नकारात्मक फॉरेन पॉलिसी अन्य देश के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी निर्भर कैसे करती है, क्या सोच के बनाई जाती है विदेश नीति, राष्ट्रीय हित और मार्केट बाजार टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, इधर जरा समझिए विदेश नीति हम कैसे बनाते हैं, जरा देखिए इधर एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता ढूंढने जाते हैं, लड़का देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, बहन के लिए लड़का देखने गए, ठीक है, लड़का का घर, ठीक है, लड़के का घर, जरा समझो क्या तुम देखते हो। सबसे पहले लड़के का घर क्या देखते हो, बहन के लिए गए देखने के लिए क्या देखते हो, सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हो, एक कैसा लड़का है, ठीक है, ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि देखते हो कैसा है, ठीक है, क्या देखते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हो, ठीक है, ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि देखी। फिर क्या है, दूसरा स्थान तुम्हारा क्या जाता है, अरे पैसा ऐसा है कि नहीं है, अमीर है कि गरीब है, ठीक है, क्या देखते हो, आर्थिक उसका देखते हो, आर्थिक क्षेत्र देखते हो कि नहीं, आर्थिक क्षेत्र देखते हो, साथ साथ में उसका सांस्कृतिक लगाव क्या है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव देखते हो। भाई इधर तुमने देखा ऐतिहासिक, भाई संबंध ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, संबंध तो तभी बनेंगे, ऐतिहासिक उसका पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक क्षेत्र, पता चले हमारे घर में कोई समस्या हुई कभी तो रिश्ता ऐसे हमने बनाए, वो खुद खाली कटोरा खड़े हैं, हमें क्या दे देंगे, ठीक है। तो समस्या भाई रिश्ता आदमी तभी बनाता है, कभी हम पर समस्या पड़े तो व्यक्ति क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। अब ऐसा नहीं मदद नहीं कर सकता तो स्वयं ये तो नहीं कटोरा लेकर के दौड़ रहा हर समय, आज रिश्तेदार इसके पास कल उसके पास में, तो क्या तुम देखते हो आर्थिक रूप से वो मजबूत होना चाहिए, सांस्कृतिक कल्चर भी उसका होना चाहिए जिससे क्या हो, आपस में लगाव हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो, क्या तकनीक भी हो, तकनीक क्या उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, गाड़ी है, 4 व्हीलर है और वो ट्रक वगैरह है, बस है, जेसीबी मशीन भी है, तुम्हें लगा कभी हमको भी आवश्यकता पड़ेगी तो मिलेगी, ठीक है। इधर राजनीतिक पकड़ अच्छी है, राजनीतिक पकड़ अच्छी है, ठीक है, हाँ कभी आवश्यकता पड़ेगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। और इधर लड़ने झगड़ने में भी सैन्य पावर भी अच्छी है, ठीक है। तो यही सब देख करके तो भी शादी करते हो कि नहीं करते हो भाई, यही सब समाज में इनका अच्छा स्थान है। और करेक्टर नहीं देखा है, अरे करेक्टर भी चरित्र देख लो भाई, करेक्टर तो सबसे पहले देखा इधर हमारा उद्देश्य पता है, हमारा उद्देश्य विश्व जगत को समझाना है, ठीक है। चाइना का करेक्टर हमें पता तो हम विश्वास उस पे नहीं करते, नहीं, चरित्र को डिफाइन करना बड़ी बात है। इधर समझो, इधर हम इधर अब यहाँ पर लड़के की जगह हटा करके अन्य देश रख दो, इधर और लड़की में भी तो बताओ क्या कहते हैं। अरे शांत हो जाओ, वो भी हमें देखेगा। इधर देखिए, अब हमने क्या कर दिया, लड़के की जगह क्या कर दिया, अन्य देश रख दिया। अब हम क्या करते भाई, इधर हमने रसिया के साथ संबंध रखे तो हम क्या देखते हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देखी, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी हमने। हम क्या देखते हैं, उसका आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, हम क्या देखते हैं, उसका सांस्कृतिक प्रभाव देखते हैं, हम देखते हैं उसके पास भैया टेक्नोलॉजी है, भैया अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, वो कभी हमको मिसाइलें दे देगा, ठीक है, राजनीतिक दबदबा उसका है,
विश्व जगत में है, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमारे लिए क्या करता है, वीटो पावर का भी प्रयोग कर देता है, करता है कि नहीं करता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, कभी सैन्य पावर की आवश्यकता होगी तब भी वो क्या कर सकता है, हमारी रिलीजन। ठीक है। हाँ, धार्मिक लगाव, सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव इसी में आ जाता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव भी इसी में आ जाता है। ठीक है, नोट करें। विदेश नीति, विदेश नीति एक राष्ट्र का अन्य देश के साथ कैसा व्यवहार होगा, एक राष्ट्र का अन्य देश के साथ कैसा व्यवहार होगा। या दूसरे देश के व्यवहार को, या दूसरे देश के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना। ठीक है, अपने अनुकूल बनाना। ठीक है, देख लिया। अब जरा ये भी अन्य देश लिख करके ये भी नोट कर लें पॉइंट। ऐसे नोट कर लें। नहीं बात न करें। क्या हमारा हाँ है ना, क्योंकि हम उसी के आधार पर लिखेंगे तो हम पिछली तरीका सुनना चाहते हुए भी हमें बनाना पड़ता है पड़ोसी। इधर इधर नोट करिए। विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। ठीक है, नंबर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नंबर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नंबर 2 प्रौद्योगिकी, नंबर 2 प्रौद्योगिकी, नंबर 3 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 4 अर्थव्यवस्था, नंबर 5 कूटनीति, नंबर 6 सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग। इधर हम आजाद हुए 1947 से, इधर हम आज़ाद हुए 1947 में। ठीक है, और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। हमारी
विदेश नीति के सामने बड़ी समस्याएं थी, ठीक है। उस समय भारत के सामने बड़ी समस्याएं थी। अगर उन समस्याओं को देखें, इधर समस्या अगर हम देखें तो समस्या क्या थी? पहली समस्या एकीकरण की समस्या, एकीकरण की समस्या। दूसरी समस्या क्या थी? गरीबी, भाई गरीबी थी। तीसरा देखें, ठीक है, हमारे पास अगर भूभाग देखें, व्यापक भूभाग, ठीक है, व्यापक भूभाग में कुशल प्रशासन की समस्या, ठीक है। अगली हमारे पास दिक्कत क्या थी? ठीक है, अगली समस्या हमारे सामने क्या थी? गरीबी है, अशिक्षा, ठीक है, अशिक्षा। सीमित संसाधन थे, इधर सीमित संसाधन, ठीक है, हमारे पास संसाधन क्या थे? सीमित थे। शक्ति के रूप में भी हम कमजोर थे, शक्ति के रूप में कमजोर। भाई उस समय हम नए नए आजाद हुए थे, सबसे बड़ी बात क्या, ठीक है, नए नए आजाद हुए थे, ठीक है। और एक उस समय का दौर था, दौर क्या था? विश्व दो ध्रुव थे विश्व जगत में, ठीक है, विश्व जगत में, जगत में शक्ति के दो ध्रुव थे, ठीक है। शक्ति कैसी थी? शक्ति दो ध्रुवी थी, और दो ध्रुव मुख्य रूप से कौन थे? एक यूएसए थे, यूएसए, एक यूएसएसआर था, ठीक है, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। और ये दोनों लोग क्या करते थे? इधर ये दोनों लोग क्या करते थे? अपनी तरफ घसीटने का प्रयास करते थे। जो भी नए आजाद देश हो रहे थे, आओ हमसे मिल जाओ, आओ हमसे मिलो, ठीक है। अपना क्षेत्र, जैसे नहीं वो जब वो 10th या 12 में आप जाते हो, अपना एक ग्रुप बना लेते हो, ठीक है, तो भाई आप ऐसा करो, हमारे साथ मिल जाओ, वो हमारे साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जो अपना एक ग्रुप बना रहे थे, ठीक है, कि भाई हमारे समूह पे हमला हुआ तो हम सब लोग भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक समस्याएं हमारे सामने उस समय आ रही थी, ठीक है। और इसी समय एक युद्ध भी एक हल्का सा झलक रहा था। क्या युद्ध झलक रहा था? ठीक है, क्या था? शीत युद्ध, कोल्ड वार भी चल रहा था, शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध चल रहा। जरा शीत युद्ध समझ लें, क्या है शीत युद्ध, जरा समझिए इधर। जैसे दो लोग, इधर दो लोग डायरेक्ट रूप में ना लड़े, इनडायरेक्ट रूप में लड़े, ठीक है। जैसे कभी घर में लड़ाई हो जाती मम्मी पापा की, ठीक है, अब वो मार तोड़ नहीं हो रही है, ठीक है। अब उसके बीच में जो संतान बेटा बेटी है, पापा पूछे तुम किधर हो, ठीक है। अगर हम पापा की तरफ चले गए तो फिर माँ नाराज, और माँ की तरफ चले गए तो पापा नाराज। हम क्या कहते भैया, हम किसकी तरफ है? दोनों की तरफ है, ठीक है। वो स्टैंड लेने वाला कौन है? भारत है। वो स्टैंड लेने वाला कौन है? भारत है। और उसी का हमको बेनिफिट भी मिला। बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे तुमने देखा होगा, हमारा जो झारखंड में पावर प्लांट स्टील का लगा है, वो किसके सहयोग से है? रसिया के सहयोग से है। अच्छा, अब तुम जो भारतीय खाद्य निगम देखते हो, हर जगह स्टोर रूम बने हुए हैं, इस पे मदद करने वाला कौन है? अमेरिका। तो मैंने बेनिफिट किससे लिया है? मैंने बेनिफिट दोनों से लिया है। हम किसी एक ग्रुप में नहीं रहे, ठीक है। जरा नोट करें, नोट कर लिया है, नोट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। क्या? तीसरा व्यापक भूभाग में कुशल प्रशासन। हाँ, कुशल प्रशासन,
ठीक है। अब जरा, और हमारा संविधान क्या विदेश नीति के संदर्भ में हमारा संविधान भी कुछ कहता है? हाँ, आर्टिकल 51 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इधर है आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 51 शांति समझौता, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना। अच्छा, अब जरा ये समझिए, जरा एक मिनट इधर आ जाइए। ये कंडीशन अपने देश की है, ठीक है। इसमें आप हार्ड पावर कंट्री हैं या सॉफ्ट पावर कंट्री हैं? ये आप हार्ड पावर कंट्री बनेंगे? कैसी है सॉफ्ट पावर कंट्री? अब सॉफ्ट पावर कंट्री वाला देश कैसा हो गया? वो ऐसा देश है, इधर शिवम, ऐसा देश है जो यही कहेगा भाई लड़ो मत, समझौता कर लो। किसके उद्देश्य से मानेंगे भाई? किसके उद्देश्य से मानेंगे? बुद्ध जी के मानेंगे, जैन जी के मानेंगे, महावीर स्वामी के उद्देश्य मानेंगे, बौद्ध धर्म का पालन करेंगे? तो आप विश्व जगत में क्या कहेंगे? कहेंगे हम महात्मा बुद्ध जी का संदेश लेकर आएंगे। कहोगे क्या? मध्यम मार्ग को बढ़ावा दो, ठीक है, यही तो कहोगे। कहोगे हम महात्मा बुद्ध का उपदेश का समर्थन करते हैं, लड़ो मत, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, एक और चीज है, जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? क्या कहते हैं? एक पावरफुल होकर के जो सब कुछ नष्ट कर दे, फिर वो शांति का उपदेश दे, वो अपने में एक सुपर पावर है। जैसे नहीं, अमेरिका अगर कहे भाई लड़ो मत, शांत हो जाओ, तो एक सुपर पावर बोल रहा है। सुपर पावर का कहना उस समय एक तरीके से क्या है? शांति का संदेश लाना जैसा है, ठीक है। हाँ, लिखिए जरा भैया, लिखे, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया। गुट निरपेक्षता की जो नीति बनाई गई थी, तो उनके साथ में कौन समर्थन? अभी रुक जाओ, चलने दो। गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया। इसका अर्थ होता है, अभी ये सब पूरा बड़ा डीप आएंगे, भूमिका बनाए दो थोड़ी देर। इसका अर्थ होता है हम किसी गुट में शामिल नहीं है, हम किसी गुट में शामिल नहीं है, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। भारत को दोनों ही गुटों से फायदा हुआ। भारत को दोनों ही गुटों से फायदा हुआ। भारत ने रूस के सहयोग से, भारत ने सोवियत संघ के सहयोग से ठीक है बोकारो की स्थापना की, झारखंड में बोकारो की स्थापना की। हाँ, सहयोग से बोकारो की स्थापना की, स्टील पावर प्लांट। हाँ, तथा अमेरिका के सहयोग से खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्यान्न को सुरक्षित कर रखने के लिए स्टोर रूम बनवाए गए। सहयोग से खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए स्टोर बनाए गए। भाई हमारे यहाँ कभी खाद्यान्न कम हो जाता है, उत्पादन कभी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो गया तो हमने स्टोर रूम में रख लिया, कम हो गया तो खाने भर के लिए हुआ, ठीक है। और हमने क्या किया, जैसे भैया नए नए देश आज़ाद हुए, उनसे मैंने कहा आप किसी गुट में शामिल ना हो। जैसे इंडोनेशिया की आज़ादी में भारत ने अपना योगदान दिया, ठीक है। देखिए नए नए देशों, नए नए आज़ाद हुए देशों का नेतृत्व किया,
का नेतृत्व किया, उन्हें गुट निरपेक्षता का पाठ पढ़ाया। अगला पॉइंट लिखें, जातीय भेदभाव कामा साम्राज्यवाद का विरोध किया। जातीय भेदभाव कामा साम्राज्यवाद का विरोध किया। भेदभाव कामा साम्राज्यवाद का विरोध किया। और क्या आप पाठ पढ़ाएंगे? अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए शांति को बढ़ावा दिया। अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण हल करने का संदेश दिया। भाई यही तो मोदी गए अभी, रसिया के साथ मिले, यूक्रेन से मिले, बोले भाई ऐसा करिए, शांतिपूर्ण हल करिए। यही तो कहते हो। इजराइल जाते हो या कहते हो बमबारी कर दो जाकर के? नहीं, क्या कहते हो? शांतिपूर्ण हल करो। ठीक है, कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं। लिखे। और क्या कहते हो इधर? अगला पॉइंट लिखे, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। भाई आप यही तो मांग करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के नियमों का पालन किया जाए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। ठीक है। विदेश में बसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा सुविधाएं दी जाएं। विदेश में बसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा सुविधाएं दी जाएं। और आप एक और अपनाए हैं, सैन्य संधि से दूर रहें। अगला पॉइंट, सैन्य संधि से दूर रहें। है पॉइंट कि नहीं? भाई हम किसी भी ग्रुप में नहीं है, हम किसी के अलाई नहीं है। सैन्य संगठन से दूर रहना। और क्या आप करते हैं? नागरिकों का अधिकतम कल्याण। नागरिकों का अधिकतम कल्याण करते हैं। नागरिकों का अधिकतम कल्याण करते हैं। ठीक है, क्लियर? जरा नोट करें, विदेश नीति के सिद्धांत। विदेश नीति के सिद्धांत। हाँ, अब झलक तो भारत की ही तो आएगी। ठीक है क्या भैया? एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लिखे विदेश, अब भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं वो लिखा रहे हैं। लिखे पहला पॉइंट सिद्धांत में, नंबर 1, विश्व शांति का सिद्धांत। विश्व शांति का सिद्धांत। और विश्व शांति का सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में है। आर्टिकल नंबर 51 में लिखो विश्व शांति का सिद्धांत। विश्व शांति का सिद्धांत और किसमें है? आर्टिकल नंबर 51 में है। ठीक है, क्या है? नंबर 1 इसी में लिख ले। नंबर 1 लिखे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध बनाना। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध बनाना। संबंध बनाना। अंतरराष्ट्रीय नियमों व कानूनों के प्रति सम्मान बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय नियमों व कानूनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना।
और अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता कर निपटाना। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता कर विवादों को निपटाना। दूसरा सिद्धांत लिखें। दूसरा सिद्धांत है उपनिवेशवाद व रंगभेद का विरोध करना। उपनिवेशवाद तथा रंगभेद का विरोध करना। उपनिवेशवाद तथा रंगभेद का विरोध करना। आप क्या करते हैं भाई, देखो इधर, अब अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया था ये क्या है, पूर्वी पाक था और इधर क्या था, पश्चिमी पाक था। इधर पश्चिमी पाक था। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की उर्दू भाषा है, यहाँ की बांग्ला भाषा है, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, अलगाव हुआ। तो फिर यहाँ पर इसी विचार को लेकर के एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कौन, शेख मुजीबुर रहमान। और फिर हम मजबूर हो गए उस शेख मुजीबुर रहमान को साथ देने के लिए। हमने कहा रंगभेद नहीं होगा, हमने उसका समर्थन किया और यहाँ पर एक क्या नया नजर आ गया, नया देश नजर। अब जैसे हमने क्या किया, अफ्रीका के देश बहुत से थे, वहाँ रंगभेद चलता था, हमने उस रंगभेद नस्ल भेद का क्या किया, विरोध किया। उपनिवेशवाद चलता था, हमने कहा भाई उपनिवेशवाद का विरोध हो। बहुत से लोग क्या किए उसी समय, बहुत से देश, जैसे तुम देखते हो नहीं, एक हांगकांग है, हांगकांग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हांगकांग पर अधिकार किसका हो गया, ठीक है, अधिकार किसका हो गया, इंग्लैंड का। इंग्लैंड क्या करता है, ये हांगकांग को चाइना को सुपुर्द कर देता है और कहता है भाई गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी, किस शर्त पे, दो, एक तो आप पावर करो और एक यहाँ पर खुद इलेक्शन होंगे, यहाँ पर इलेक्शन भी होंगे, वहाँ पर एक डेमोक्रेसी, हांगकांग अपनी खुद की, जैसे नहीं है, अब हम बात करें जैसे नहीं, विशेष राज्य का दर्जा देना, जैसे नहीं जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, 1947 ठीक है, में इसको लगाया था, 100 साल के बाद समझिए। इधर विशेष राज्य का दर्जा देना मतलब क्या हुआ, यहाँ की खुद गवर्नमेंट होगी और आपकी भी गवर्नमेंट शासन करेगी, ठीक है, समझ गए। अगला लिखिए पंचशील सिद्धांत, ठीक है। तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, पंचशील सिद्धांत, ठीक है, 1954, ठीक है, 1954। जरा थोड़ा सा चाइना के बारे में देख लें, इधर चीन के बारे में जान लें जरा। 1954 नहीं 1949, ठीक है, जरा समझो इधर 1949 1949 से पहले चीन एक लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश था, ठीक है। जरा ये समझना बड़ा, अभी जब हम चाइना पढ़ेंगे, जब हम किसी के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर आप कहेंगे बताओ ये सब नहीं समझ में आ रहा। अभी पंचशील सिद्धांत भी आएगा, अभी गुटनिरपेक्ष जो है संगठन पूरा नाम आएगा, ठीक है, नाम की पूरी भूमिका पूरा डीप आएगा, पर अभी थोड़ा उसे समझना जरूरी है। जरा समझो 1949 से पहले जो चाइना था एक लोकतांत्रिक देश था, ठीक है, लोकतांत्रिक देश जैसे भारत है, जैसे अमेरिका का भाई झुकाव भी चाइना की तरफ से था, ठीक है, चाइना बढ़िया है, चाइना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर चाइना में होता क्या है, कुछ वर्ग जो कमजोर था, जैसे मजदूर वर्ग और मजदूर वर्ग का जो नेता था
वो क्या था? माओ। माओ से तुम, ठीक है। माओ जो है, जैसे नहीं भारत में नक्सलवादी माओवादी लोग, ठीक है, इधर जो माओ था समझो ना, वो गरीब की आवाज, किसान की आवाज। माओ के घर में माओ भी धान की रुपाई करता था। अगर माओ के बारे में पढ़ोगे, हमें डीप जाना नहीं है, थिंकर नहीं पढ़ाना है, माओ भी धान की रुपाई करता था। माओ कहता था ये बड़े बड़े नगर हैं ना, इन पर क्या करेगा ये मजदूर वर्ग, क्या करेगा किसान वर्ग, कब्जा कर ले, ठीक है। और माओ का स्टेटमेंट आता था, वो जो शक्ति है, पावर है, गोली के दम पर, ठीक है, शक्ति है, पावर है, तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ा तलवार की नोक, ठीक है, तुम उसको डांटा साथ में तुम भी। माओ कहता था शक्ति जो है, पावर है, बंदूक की नाल से निकलती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उसका पूछा जाता है, ठीक है, शक्ति जो है बंदूक की नाल से निकलती है। ये किसका कहना है? माओ का कहना है। इधर अब समझो, इधर अब इस लोकतांत्रिक देश में, इधर मैंने कहा इस लोकतांत्रिक देश पर जब अधिकार हो गया एक मजदूर वर्ग का, माओ का, तो फिर यहाँ की जो सरकार थी वो सरकार चली आई कहाँ? ताइवान में, ठीक है, ताइवान में। अमेरिका मानता रहा 1970 तक, ठीक है, असली चाइना यही है, असली चाइना यही है। और इसी समय की बात है भाई, प्रधानमंत्री चाओ और प्रधानमंत्री यहाँ नेहरू जी। भारत उस समय बड़ा बढ़िया स्थिति थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व में बड़ा अच्छा स्थान था भाई। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का आज तक कोई प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं बन पाया। और हमारे साथ 47 से लेकर वो जो है 54 तक कौन नजर आ रहा है? ठीक है, 64 तक नजर आए, हम 54 अभी रुक रहे हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व जगत में अब गुट निरपेक्षता की नीति लेकर के आए भाई, आगे विचार उनके आ रहे हैं, तो विश्व जगत में बड़ा बड़ाई होती है, ठीक है। और चाइना, मैं भारत से पूछा गया जब नेहरू से, तो नेहरू के अंदर उस समय प्रेम जग गया। क्या? एक मूवी भी आई होगी, हिंदी चीनी भाई भाई का जो है एक कॉन्सेप्ट जग गया। बोले जब तक बड़ा भाई है तब तक छोटे भाई की क्या जरूरत, ठीक है। अमेरिका सब देशों ने पूछा भाई असली चाइना कौन है? बोले ये असली चाइना है, ठीक है, ये असली चाइना है और ये चाइना नहीं है, ये इसी के अंतर्गत। क्या वैसे ओरिजिनल चाइनीज यही निर्वासित कर दिए गए थे, जो वहाँ पे मतलब चाइनीज वो सरकार अभी आएगा। इधर अभी जब मैं चाइना पढ़ूंगा ना, तो हम जैसे तिब्बत की सरकार जो है ना, तिब्बती सरकार कहाँ आ गई थी? दलाई लामा वाली सरकार शिमला, बिल्कुल ऐसे यहाँ इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इधर तो यहाँ पर क्या है, इधर यहाँ सरकार चली आई, लोगों ने कहा भाई यहाँ से इनका सिस्टम चलता है। तो फिर आगे चल कर के क्या 1954 में जो सिद्धांत हुआ वो कौन सा सिद्धांत कहलाया? पंचशील सिद्धांत, ठीक है। जरा पंचशील सिद्धांत कर लें, लिखे 29 अप्रैल 1954 पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 1 पॉइंट लिखें, एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता, और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा,
परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। 5वां पॉइंट शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 5वां पॉइंट शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है।